हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज की वीडियो जो है वो है यूएस के B1 B2 वीज़ा रिजेक्शंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा जिसके अंडर आपका जो B1 B2 वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये भी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि कैसे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप अपने इंटरव्यू के लिए जाते हैं यूएस वीज़ा के एम्बेसी में। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। और दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अभी मेरे रिलेशन में ही अब मेरे ब्रदर का वीज़ा लगा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि ब्लैंक पासपोर्ट पे कभी भी यूएस वीज़ा नहीं लगता है, लेकिन गाइज ये टोटली रॉन्ग है। उसका पहली बार उसने यूएस वीज़ा अप्लाई किया है अपने पासपोर्ट पे, फ्रेश पासपोर्ट पे, और उसका वीज़ा लग चुका है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उसका क्या एक्सपीरियंस है मैंने उसे पूरा जाना, उसके बाद ही आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें कि रिजेक्शंस किस रीज़न से होती हैं, खासकर जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं B1 B2 वीज़ा, जो कि एक टूरिस्ट वीज़ा होता है। 10 साल के लिए आपको ये वीज़ा मिलता है यूएस का। एंड 10 साल का मतलब ये नहीं है कि ये 10 साल तक वैलिड रहेगा। जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है तब आप इस वीज़ा तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है दोस्तों ये। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे यूएस के अपने लॉज हैं, क्लॉज हैं जो उसको वो फॉलो करता है। खासकर दोस्तों यहाँ पे 3 लॉ क्लॉज हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा जिसके अंडर सबसे ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शंस होती हैं। पहला है दोस्तों 214B। जी हाँ दोस्तों, ये जो सबसे मेन कैटेगरी है इनकी, जिसके अंडर ये जो वीज़ा होता है ये रिजेक्ट करते हैं। इसके अलावा 212A और 221G, ये 3 ऐसे मेजर इनके क्लॉज हैं जिसके अंडर ये वीज़ा को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं 214B की, जिसके अंडर मेनली रिजेक्शंस होती हैं। अब इसके अंदर रिजेक्शंस क्यों होती हैं दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो यूएस कॉन्सुलेट आपके बिल्कुल सामने होता है। ठीक है, और वो आपसे कुछ सवाल पूछता है, और उसको अगर जब लगता है ना कि जो आप जवाब दे रहे हो दोस्तों वो पूरे तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, वो उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दें। क्योंकि दोस्तों उनको हार्डली 2 से 3 मिनट का टाइम देते हैं वो हर जो भी इंटरव्यूज़ देने के लिए आते हैं एम्बेसी में, और उसी में उनको इंस्टेंट डिसीजन लेना होता है। ठीक है, तो अगर आप एक लाइन में अपने आंसर दे रहे हो, या फिर आप उतना ही लिमिटेड आंसर दे रहे हो, उनको आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे दोस्तों, ये फॉर श्योर है। तो मेक श्योर कि जब भी आपसे कोई सवाल, ये चीज़ों का दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी आप अपने आंसर दे रहे हैं तो मेक श्योर कि थोड़ा आप उसको ब्रीफ करें। अपने आंसर्स को इतना भी ब्रीफ ना करें कि उनको लगे कि ये पूरा रट कर आया है, लेकिन ये कन्विंसिंग होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि आपको कुछ रट के आ रहे हैं आप। जैसे वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप यूएस क्यों जाना चाहते हैं, आप कौन से शहर घूमना चाहते हैं यूएसए के अंदर, जो मेरे ब्रदर से भी पूछा था। तो उसने बोला कि इट्स नॉट डिसाइडेड येट, बट येस आई हैव फ्यू सिटीज़ इन माई माइंड। जो उसने मेजर सिटीज़ के नाम ले दिए, तो उसको लगा कि हाँ भैया बंदा एक सही तरीके से कन्विंसिंग आंसर दे रहा है। उसने कुछ अपने रट के नहीं बोला। ठीक है, तो रट के नहीं बोलना है कि आप ऐसी छोटी छोटी सिटीज़ में आप यहाँ जाना चाहते हो, वहाँ जाना चाहते हो, तो उनको लगता है कि दे आर वेल प्लान्ड ये चीज़ें। और दोस्तों ये चीज़ें बहुत छोटी हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम दूसरे क्लॉजेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों 214B के अंडर ही अगर आपका वीज़ा जो है एलिजिबल ही नहीं है उस पर्टिकुलर वीज़ा के लिए, जैसे अगर आप जा रहे हो किसी और वीज़ा के ऊपर, आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर नहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो H1B वीज़ा के ऊपर, जो मोस्टली काम के लिए होता है या सेटल होने के लिए होता है, तो वो एक अलग कैटेगरी है दोस्तों। वहाँ पे अगर आप B1 B2 वीज़ा लगवा रहे हो तो फिर वो एलिजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप या तो एजेंट के थ्रू लगवाएं ये वीज़ा, या फिर आप पूरी इन्फॉर्मेशन लें किसी से जो पहले यूएस जा चुका है, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा।
तो ये है दोस्तों 214B के रिजेक्शन जो मोस्टली होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 221G के अंदर भी काफ़ी सारे रिजेक्शंस होते हैं यूएस के B1 B2 वीज़ा की। अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं, जहाँ पे बताया गया है कि अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, जैसे आपकी पूरी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, एनओसी चाहिए होती है, या फिर आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स भी होने चाहिए होते हैं, उन्हें मेक श्योर आपको करना पड़ता है कि आप वापस आएंगे दोस्तों। उनके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए आपके पास कि आप वहाँ पे टिकने नहीं जा रहे हो, वहाँ से आप वापस अपनी कंट्री में आओगे, और वो वैलिड एक आपके पास रीज़न होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये हर डॉक्यूमेंट आपसे वो लेते भी हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है लेंगे, मोस्टली नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके अपने सिस्टम चेक्स हैं, वो कैसे करते हैं वो तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाता या बता सकता हूँ, कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, अगर उनको किसी चीज़ पे शक होगा कि अगर उन्हें लगेगा कि आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं उनके साथ, तो फिर इन दैट केस वो आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, और आपके पास नहीं होंगे तो आप मतलब समझ लीजिए कि वो रिजेक्शन पक्की है आपकी। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो DS-160 फॉर्म पूरे तरीके से फिलअप नहीं कर पाते हैं, आधा अधूरा छोड़ देते हैं, वहाँ पे कंपनियों के नाम नहीं लिखते हैं, वहाँ पे आपकी क्या क्या जैसे कि ITR होती है वो नहीं मेंशन करते हैं वहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों और भी ऐसी, जैसे आप किसी दूसरी कंट्रीज़ गए, आपने वो मेंशन नहीं करी वहाँ पे, ठीक है। ये बहुत चीज़ें होती हैं जो लोग छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों ये फॉर्म फिलअप करना बहुत भी ज़रूरी है। ये तो आपके इंटरव्यू से पहले आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, तो अगर आप वही फिलअप नहीं करोगे सही से तो इंटरव्यू देने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली रिजेक्शंस हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एक और क्लॉज की, जो कि है 212A, जिसमें दोस्तों मोस्टली वही होते हैं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिनका, या 5 साल में उन्होंने 2 से ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उनके नाम पे, और वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में वो 212A के अंडर वीज़ा उनका रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए डेफिनेटली आपको एक हेल्प चाहिए होगी किसी एजेंट के थ्रू, या एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टीम से, जो आपको इस चीज़ के लिए गाइड कर पाए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आपका वीज़ा लगा है 10 साल का वीज़ा लगता है जैसे मैंने आपको बताया, और 6 महीने से ज़्यादा आप रुक नहीं सकते हो वहाँ पे, तो आप उससे ज़्यादा रुक गए वहाँ पे, तो भी लॉन्गर स्टे की वजह से वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी पूरे तरीके से इंग्लैंड रखें और साफ़ सुथरी रखें, ठीक है। अब दोस्तों देखो, इसके बावजूद भी मैं आपको इसकी गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि इसके अलावा और रीज़न नहीं हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, हर इंसान के लिए अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये यूएस की वेबसाइट के ऊपर ही लिखे हुए हैं, वही क्लॉज मैं आपको बता रहा हूँ जो मेजर क्लॉजेज होते हैं रिजेक्शंस के, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होने वाली हैं, आपने बहुत वीडियोस में हो सकता है देखी भी हो, लेकिन ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए, ये जो पार्ट है जो फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, मेरे ब्रदर की तरह जिन्होंने फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई करा एक ब्लैंक पासपोर्ट पे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और उनका वीज़ा लग गया। सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों कि जब भी आप इंटरव्यू का आपका जिस दिन डे होता है, स्लॉट होता है, ठीक है, मेक श्योर कि आप पहले तो टाइम से पहले पहुँचे, ऑफ कोर्स वो तो एक बताने वाली चीज़ नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जब वो आपसे कोई भी सवाल पूछते हैं तो आपको एक गुड जेस्चर रखना है, अपने बॉडी का जो होता है, ये बॉडी लैंग्वेज होती है ना, उसको पॉजिटिव रखना है आपको, बहुत ज़्यादा स्माइल भी नहीं करना है, और आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिखाना है कि आप कोई ज़बरदस्ती आए हो इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको स्माइल ज़रूर रखनी है अपने फेस के ऊपर। दोस्तों ये चीज़ बहुत कॉमन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आपको नहीं पता है कि जो कॉन्सुलेट है वो किस मूड में बैठा है, और वो किसी भी रीज़न से अगर आप सड़े फुड़े के जवाब दोगे तो फिर वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगा, भले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स तो कैरी करते हैं, मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्स वो चेक नहीं करते हैं, मोस्टली 2-3 मिनट में इतना टाइम नहीं होता उनके पास कि वो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करें। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना आप, कि जब भी आपसे वो पूछें कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ कितने दिनों के लिए जाओगे, तो आपको ऐसा नहीं बताना है कि आप 20 से 25 दिन के लिए जा रहे हो घूमने के लिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे उनके पास डाउट क्रिएट हो जाता है
कि ये बंदा 20 से 25 दिन की छुट्टी इसको कैसे मिलेगी, चाहे वो अपना काम कर रहा हो या फिर चाहे वो नौकरी कर रहा हो। इतनी छुट्टियां नहीं मिलती हैं किसी भी कंपनी से एक साथ, ठीक है। मेक श्योर, वैसे मिल भी जाती हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनके माइंड में आपको ये डाउट क्रिएट नहीं करना है। आपको मेक श्योर करना है कि आप बोलें कि आई विल बी गोइंग फॉर नेक्स्ट 7 to 8 days, जो मेरे ब्रदर ने भी बोला मुझे कि मैंने ऐसा ही बोला, और मेरा वीज़ा जो है रिजेक्ट नहीं हुआ उस केस में, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोल दिया कि हम एनओसी लेकर आए थे, ठीक है, हम कंपनी का एनओसी लेकर आए थे, हम बैंक स्टेटमेंट लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि हम गा रहे हैं 20 से 25 दिन के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें उनके माइंड में डाउट क्रिएट करती है। जहाँ डाउट क्रिएट कर देगी वहाँ आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चाहे आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, आपके पास कंपनी एनओसी हो या जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्यों ना हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि आप 7-8 दिन बोले। इसके अलावा दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वो पूछते हैं कि आप यूएसए में कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो, तो आप ये बोल सकते हो कि आप बड़ी बड़ी सिटीज़ का नाम ले दो। उन सिटीज़ के अंदर यहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ जाना चाहता हूँ, वो मत बोलना, नहीं तो उन्हें लगेगा कि यार ये प्लान करके आए आप सारी चीज़ें, ठीक है। देखो यार, उनके दिमाग का कुछ नहीं पता, वो ऐसे ही होते हैं। यूएस कॉन्सुलेट जो लोग होते हैं, किस रीज़न के ऊपर वो रिजेक्ट कर दें ये आपको भी नहीं पता, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरे ब्रदर ने मुझे बोली कि मैंने ऐसे ऐसे बोला, और उनसे एक्सपीरियंस भी लिया जिनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, ठीक है। उनको लिख के दिया उन्होंने, खासकर कि आप कन्विंसिंग नहीं थे, आपकी जो स्टेटमेंट्स थी, और इसी वजह से रिजेक्ट आपका वीज़ा कर दिया गया है, ठीक है। तो मेक श्योर दोस्तों कि पहले एक गुड जेस्चर रखें, स्माइल रखें फेस पे, ज़्यादा दिन ना बताएं कि आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं। वीज़ा लग जाए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आप कितने भी दिन जा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ आपको ऐसे आंसर नहीं देने हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों, आपको बहुत सारी सिटीज़ के नाम नहीं लेने हैं, 2-3 सिटीज़ बोलेगा रेस्ट आई विल बी प्लानिंग अकॉर्डिंग टू माई ट्रिप, ठीक है। और साथ ही साथ ये मत बोलना कि हाँ छोटी छोटी जगहों के नाम मत लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीज़ा लग जाता है यार, ऐसा कुछ नहीं है बहुत बड़ा। लोगों ने एक सीन क्रिएट कर रखा है कि यूएस का वीज़ा नहीं लगता है, और बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी बोला है अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर कि ब्लैंक पेज पे कभी यूएस का वीज़ा नहीं लगवाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, मैंने आपको शुरू में बोल दिया कि मेरे ब्रदर ने ब्लैंक पासपोर्ट पे फर्स्ट वीज़ा जो लगा है उसका वो यूएस का लगा है, तो जब उसका लग सकता है तो यार आप लोगों का भी लग सकता है, ठीक है। तो ये यहीं पे बात रॉन्ग हो जाती है दोस्तों, ठीक है। आई एम श्योर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं जितनी भी कोशिश कर सकता था इस वीडियो के थ्रू आपको बता दिया। फिर भी आपके कोई सवाल हो, जवाब हो, कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर पूछ लीजिएगा मेरे से। अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, इट्स गुड बाय।